कहते हैं एनपीआर डाटा एनआरसी के लिए लिया जा रहा है। अरे मैं किसको समझूं? आप तो बोले समझ के समझ को समझो, पर मैं किस समझ को समझूं? होम मिनिस्टर की समझ को समझूं कि कानून मंत्री की समझ को समझूं कि प्याज नहीं खाने वाली वित्त मंत्री की समझ को समझूं कि लेबर मिनिस्टर की समझ को समझूं कि प्रधानमंत्री की समझ को समझूं कि बीजेपी के एमपीज की समझ को समझूं कि आपकी समझ को समझूं? किस समझ को मैं समझूं? त्रिवेदी, किसी की समझ को मत समझिए, बहन प्रियंका की समझ को समझिए, जो उपद्रवियों के घर पे जाके आंसू बहा रही और जोधपुर में 109 बच्चे मर गए, मगर वहां पर जाने का मौका नहीं है। इसको देखकर मेरे मन में एक स्वरचित पंक्ति आई, सर शर्म से झुक गया दिया कबीरा रोए, बहन प्रियंका आप सा और नहीं है कोई, और नहीं है कोई करे जो आपकी समता, उपद्रवियों के घर पर करुणा, जोधपुर के बच्चों के लिए नहीं है ममता। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। बेरोजगारी का सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया। भाई अभी तो टीवी दिखाया जा रहा था ना, 70% में तो आप आ गए हैं प्रदेशों में। और ये बताइए, राजस्थान में दावा करके आए थे बेरोजगारी भत्ता मिल गया, साल भर हो गया, नहीं मिला। पंजाब में मिल गया, मध्य प्रदेश में मिल गया, छत्तीसगढ़ में मिल गया। बेदर्दी मेरे बालम की हर बात निराली है, बातें हैं मोहब्बत की दिल प्यार से खाली। अब मैं आ रहा हूं सीएए पे, अब मुद्दे पे आ रहा हूं। सीएए पे समस्या क्या है भाई? इन्होंने कहा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, कैसा घुमाया। गृह मंत्री जी ने कहा एनआरसी होगी, एनआरसी अभी तक चल रही है, और प्रधानमंत्री ने क्या कहा, एनआरसी का अभी कोई ड्राफ्ट नहीं आया है। हमने ये नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने कहा एनआरसी हो रही है, न गृह मंत्री ने कहा एनआरसी हो रही है। उन्होंने कहा अभी कोई ड्राफ्ट नहीं, और एनआरसी की शुरुआत कहां से हुई? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। आज मुद्दा है सीएए। चलो भाई, सीएए में जो कहा गया है, 5-6 धर्मों के नाम लिए गए, रिलीजन्स के, मत संप्रदाय के। पर मैं पूछना चाहता हूं, अगर 2012 में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रेजोल्यूशन में क्या होता है, हिंदी में बता दे रहा हूं, अंग्रेजी में लिखा रेजोल्यूशन था कि बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, बौद्ध और ईसाई, इनको नागरिकता देनी चाहिए। यह असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का रेजोल्यूशन। फिर 20 अप्रैल 2012 को तरुण गोगोई, असम के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी के हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं कि इनको नागरिकता दी जाए। 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में हिंदू और सिखों को दिया जाए, यह लिख के देते हैं। और इतना ही नहीं, 25 नवंबर 1947 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता की कांग्रेस कमेटी का रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान से आने वाले नॉन मुस्लिम को हम शरण और नागरिकता देंगे और भविष्य में भी देते रहेंगे। अब बताता हूं, 26 सितंबर 1947 को महात्मा गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा कि पाकिस्तान से आए हुए जो हिंदू और सिख हैं, उनको न सिर्फ शरण और नागरिकता देना, बल्कि उन्हें रोजगार और जीवन सुधारने का अवसर देना भी हमारा कर्तव्य है। तो भाई, जो गांधी ने सोचा, जो नेहरू की कांग्रेस ने किया, जो मनमोहन सिंह ने कहा, जो तरुण गोगोई चाह रहे थे, वही तो हमने किया, और उसके बाद बवाल भी हमारे ही सिर पे। आप बताइए, असंवैधानिक और उससे पहले आप बताएं, देयर वाज नो सच डिमांड इन द स्टेट, there was nothing even in the Assam Accord about the setting up of NRC during the Congress regime. There were objections that multiple illegitimate people were given the right to vote. That is why the NRC was set up. 8:01 पर 30 जुलाई 2018 का ये ट्वीट है। अब फिर भी NRC कहां? आप क्या बांग्लादेश छोड़ आए, पाकिस्तान छोड़ आए? देखिए, इनको धार्मिक उत्पीड़न नजर नहीं आता है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार को छोड़ दीजिए, मनमोहन सिंह सरकार का आखिरी साल का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान से आए हुए 1,14,000 हिंदुओं ने नागरिकता की दरखास्त दी है। बताइए कितने मुसलमानों ने दी है, कितने अहमदियों ने दी है, कितने मुहाजिरों ने दी है, कितने शियाओं ने दी है? जो बेचारा दुखियारा मांग रहा उसे दे नहीं रहे, और जो मांग ही नहीं रहा उसके लिए सड़क जला रहे हैं। जवाब चाहिए मुझे। अब मैं एक और बात कहता हूं, अब सुनिए एक और बात। इनको कहने के लिए प्रताड़ना दिखाई नहीं पड़ती, तो तरुण गोगोई ने क्यों कहा था प्रताड़ना हो रही है? प्रताड़ना समझने के लिए इनको लिखा हुआ चाहिए एक्ट में, रीजंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और स्टैट्यूट्स में लिखे जाते हैं। उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा उन पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के लिए जो ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी
इधर मेरे दर्द की इंतहा नहीं हो, तू कहता है जख्म दिखता नहीं। मतलब शर्म आनी चाहिए कि जो कोई ये कहे कि पाकिस्तान रूबिका जी, मेरा सवाल का जवाब पेज का। अब मैं बात पूरी कर लूं। आपने ना तरुण गोगोई के स्टेटमेंट का उत्तर दिया, ना मनमोहन सिंह के, ना गांधी के, ना नेहरू के। ये गांधी से राहुल गांधी की कांग्रेस है। ये वो लोग हैं, जब देश का विभाजन हुआ था तो इस देश में दो प्रकार के मुसलमान थे, एक जो गांधी के भारत के साथ रहे और दूसरे जो जिन्ना के पाकिस्तान के साथ गए, और सिर्फ गए नहीं, जिन्होंने कहा छीन के लेंगे पाकिस्तान, तोड़ के लेंगे पाकिस्तान, बांट के लेंगे पाकिस्तान। अगर आप उनके लिए आज मांगते हैं तो जिन्होंने महात्मा गांधी का स्वप्न ध्वस्त किया, जिन्होंने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा को मार दिया, उनके लिए आज आप मांग रहे हैं यही गांधी से लेकर राहुल गांधी की कांग्रेस। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, 500 लोगों को सिटीजनशिप देने की क्या जरूरत अब ये भी मैं बात बता क्या जरूरत थी जब आपको लगता है वो पाकिस्तान भाग गए? उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। हमने ये नहीं कहा कि हम मुसलमानों को नहीं देंगे, धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर नहीं मिलेंगे, व्यक्तिगत आधार पर मानेंगे। तो गृह मंत्री जी ने बताया पिछले 5.5 सालों में 566 लोगों को दिया। वो एक थे ना जिन्होंने कहा थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे, उन्होंने कहा हमने लिफ्ट करा दिया, मगर खोपड़ी पर नहीं बैठा लेंगे साहब। प्रोफेसर वल्लभ यूनिवर्सिटी में रहे हैं प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी का जो एक्ट होता है उसमें लिखा रहता है चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, वो स्टैट्यूज एंड ऑर्डिनेंस में होता है, नियम और परिनियमों में होता है। यही समस्या है, राहुल गांधी को नजर आता है मैं टैक्स लग रहा भाई, इनको समझ में आता है एक्ट में नहीं लिख रहा है। और जिसे कहते हैं संग दिली की हद तो यह है कि अगर कोई भारत में बैठ के कहे कि वो 22.9% से 3% पे आ गए, उसके बाद उसको कागज का सबूत चाहिए कि परसिक्यूशन हो रहा है, मगर मुस्लिम वर्ड जो नहीं लिखा है उसके लिए छाती पीट रहे हैं। जिनको सुनिए, जिनको क्यों चाहिए, जिसको जाकिर में शांति का मसीहा दिखता है, जिसको इशरत में बेटी दिखती है, जिसको हाफिज में साहब दिखता है, जिसको अफजल में हारात का मारा दिखता है, जिसको याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग दिखती है, जिसको भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होने वालों में भटके नौजवान दिखते हैं, उसी को इसमें नहीं दिख रहा है परसिक्यूशन। अब मैं जवाब आपको फैज में गड़बड़ी क्यों दिखती है सुधांशु जी? खबर यह है कि फैज के किसी नज्म का इस्तेमाल कर लेने से आपको आपत्ति होगी, इतने असहिष्णु आप? मैं बता रहा हूं, ऐसा होता है, एक कितना सुनहरा मौका था कि जब भारत सरकार ने एक्ट पारित किया कि हम खड़े होकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर देते दुनिया में कि देख तुम्हारे यहां क्या हो रहा है। मगर यहां अफसोस, ऐसे लोग खड़े हो गए जिनके लिए कहावत ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। इन्होंने क्या किया, ऐसी आग जनी की कि उसे हम यही कहेंगे आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गाय मल्हार। अपना देश जलाकर इनको लगता है पहले देश तोड़कर सत्ता पाई, अब तोड़ फोड़ करके सत्ता पाने के जुगाड़ में। प्रोफेसर वल्लभ, फ्यूजन की स्थिति क्यों फैला रहे हैं सुधांशु पहले जी? तो इन महान व्यक्तित्व को देखिए जो ये सिद्ध करने के प्रयास में लगे हैं कि पाकिस्तान में हिंदू बढ़िया है, खुशहाल है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब मैं फैक्ट बता रहा हूं। अरे भाई 51 का डाटा मत देखो भाई, 41 की सेंसस देखो। वेस्ट पाकिस्तान में 12.9%, आजादी से पहले सिखों की और हिंदुओं की 75% आबादी थी लाहौर में, और वो 51 में खत्म हो गई। आसमान खा गया, जमीन निकल गई। 51 में 1.6 पे आ गए। अरे 13% की आबादी 10 साल में 1.6% पे आ गई, और उसके बाद आपको शर्म नहीं आ रही है कहने में कि उनका प्रोसिक्यूशन हुआ। और आइए ईस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में हमने तो नहीं कहा प्रोसिक्यूशन हो रहा, इंदिरा गांधी ने कहा था प्रोसिक्यूशन हो रहा है। पूरी दुनिया में घूमी थी, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। पुराने लोग बैठे हैं, याद होगा 5 पैसे का टिकट लगा था, जिसको बांग्लादेश का टिकट कहते थे। कोई भी टिकट खरीदोगा 5 पैसा बांग्लादेश के शरणार्थियों के लिए। जब दलाई लामा को शरण दी थी 1959 में, तो हम गेहूं और चावल तक आयात करते थे, हमने नहीं सवाल उठाया था आपसे ऊपर। जब आपने तमिल लोगों को शरण दी थी, हमने नहीं कहा था कि पाकिस्तान वालों को क्यों नहीं दी। जब आपने ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश वालों को 71 में दिया, हमने नहीं कहा वेस्ट पाकिस्तान वालों को क्यों नहीं दी। जब आपने तिब्बत को बुद्धिस्ट को दिया, तो हमने नहीं कहा कम्युनिस्ट को क्यों नहीं दी। जब आपने युगांडा वालों को दिया, तो हमने तो नहीं कहा कि घाना और जाम्बिया को क्यों नहीं दिया, और हमने नहीं कहा विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराओ। आज कौन तोड़ना चाहता है, दिक्कत क्या है, छोड़ना चाहता। त्रिवेदी, प्रोफेसर वल्लभ, दिक्कत क्या है इनका? बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा की बात। अरे जो वहां से मांग रहे हैं उसमें 80 से 90% दलित हैं, और बाबा साहब अंबेडकर की बात ये करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए नेहरू जी खुद गए प्रचार करने के लिए। जब नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, जाइए इंटरनेट पे अवेलेबल है बाबा साहब अंबेडकर का वह संसद में दिया गया भाषण, सुनिए क्या क्या इन लोगों ने उनके साथ किया। और
बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया तो उन्होंने लिखा था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। उस आत्मा में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, ये बाबा साहब अंबेडकर का वक्तव्य नहीं था। मगर 1976 में संविधान की आत्मा को कुचलकर, सारे विपक्ष को जेल में डालकर, देश में आपातकाल लगाकर सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड जोड़ा। और मैं बताना चाहता हूं, सेकुलर वर्ड पे जब बहस हुई संविधान सभा में, जानते क्या हुआ? वो कोई मिस्टर शाह थे, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा। विरोध में बोलने वाले कौन? एचसी मुखर्जी, लोकनाथ मिश्रा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने तर्क क्या दिया? जब हम अपने को धर्मनिरपेक्ष देश मानते हैं तो अल्पसंख्यक वर्ड नहीं होना चाहिए, अल्पसंख्यक है तो फिर सेकुलर नहीं होना चाहिए, ये दोनों कैसे चलेंगे? इसलिए वो संविधान सभा ने खारिज किया और आपने सारे विपक्ष को जेल में डालकर, इमरजेंसी में गला घोटकर 1976 में वो शब्द डाला। और साहब ऐसा डाला उसके बाद कि ऐसी समस्या क्रिएट हुई। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जब देश को आजादी मिली, कितने जैन राजा थे, कितने बौद्ध राजा थे, कितने पारसी राजा थे, एक महाराजा पटियाला छोड़ दे सिख राजा नहीं थे, ठीक? मगर वो सब तो आज खूब प्रॉस्परस कम्युनिटी है। और जो मुस्लिम थे लाइन लगा के थे, पटौदी के नवाब, लखनऊ के नवाब, रामपुर के नवाब, भोपाल के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम। और उसके बाद आज कहते वो बेचारे हो गए। जानते क्यों? ऐसा हुआ कि ये जो हुक्मराने वक्त थे वो मजलूम हो गए, क्योंकि इसी सेकुलर के जाल में फंसकर उलझलूल हो गए।